हम इंसानों ने इतना डेटा बना लिया है ना कि अब दुनिया की सारी हार्ड ड्राइव्स और सर्वर्स भी कम पड़ने लगे। बिल्कुल। और खासकर जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपर स्केल क्लाउड कंप्यूटिंग का विस्फोट हुआ है। हाँ, हमारी पारंपरिक 2T स्टोरेज तकनीकें तो ऊर्जा और जगह के मामले में अब सच में हाँफने लगी हैं। तो मतलब सोचिए, अगर हम डेटा को किसी सिलिकॉन चिप की सतह पर लिखने के बजाय सीधे रोशनी का इस्तेमाल करें। रोशनी का। हाँ, रोशनी का इस्तेमाल करके किसी क्रिस्टल के अंदर 3D में डेटा को फ्रीज कर सकें। वाओ, ये तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इसी साइंस फिक्शन को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। हम होलोग्राफिक डेटा स्टोरेज के उस नए दौर का विश्लेषण कर रहे हैं जहां लेजर्स की दुनिया सीधे AI और न्यूरल नेटवर्क से मिल रही है। और देखिए, ये चर्चा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि होलोग्राफिक मेमोरी अब सिर्फ लैब में बैठे वैज्ञानिकों का कोई प्रयोग नहीं रह गई है। सही बात है। हम जो रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स आज देख रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि आज के विशाल डेटा सेंटर्स जिस ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं और जो उनकी भौतिक सीमाएं हैं, बिल्कुल, उसका सबसे व्यावहारिक समाधान यही तकनीक हो सकती है। इसे आसानी से समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। जैसे हमारी पारंपरिक 2D स्टोरेज है, यानी हार्ड ड्राइव्स या फ्लैश ड्राइव्स। ये कुछ इस तरह है जैसे हम पनीर के एक ब्लॉक की सिर्फ बाहरी सतह पर कुछ लिख रहे हों। अच्छा, पनीर का ब्लॉक? हाँ, मतलब अंदर का पूरा हिस्सा तो बेकार पड़ा है ना। लेकिन होलोग्राफिक 3D स्टोरेज ऐसा है जैसे हम उस पूरे पनीर के ब्लॉक के अंदर तक स्वाद भर रहे हों। हम सिर्फ सतह नहीं बल्कि पूरे आयतन या वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, आपका ये पनीर वाला उदाहरण शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन तकनीक की असल गहराई को नहीं दर्शाता। ओह, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? इसे पनीर की बजाय एक पारदर्शी 3D शतरंज के बोर्ड की तरह सोचिए। 3D चेस बोर्ड। हाँ, इस बोर्ड में हजारों छोटे-छोटे 3D ब्लॉक्स हैं। जब हम रोशनी की किरणें डालते हैं तो वे जिस भी विशेष ब्लॉक में मिलती हैं, वहां डेटा का एक पैकेट एनकोड हो जाता है। अच्छा, तो ये एनकोडिंग काम कैसे करती है? मतलब रोशनी हवा में या किसी मटेरियल में डेटा को फ्रीज कैसे कर सकती है? इसका भौतिक विज्ञान असल में है क्या? देखिए, इसके मूल में इंटरफेरेंस का सिद्धांत है। होलोग्राफिक स्टोरेज में मुख्य रूप से 2 लेजर बीम्स का उपयोग होता है। पहली है सिग्नल बीम, जिसमें वो असल डेटा होता है जिसे हम स्टोर करना चाहते हैं। और दूसरी है रेफरेंस बीम, जो एक साफ अनमॉडिफाइड लेजर होती है। तो जब ये दोनों मिलती हैं? हाँ, जब ये दोनों बीम्स एक फोटोसेंसिटिव यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील माध्यम के अंदर टकराती हैं, तो वे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं तो ये ऐसा है जैसे एक शांत तालाब में हम 2 पत्थर एक साथ फेंक दें। दोनों पत्थरों से जो लहरें उठेंगी वे जहां टकराएंगी, बिल्कुल, वहां पानी का एक नया और जटिल पैटर्न बन जाएगा। एकदम सही एनालॉजी है। और वो फोटोसेंसिटिव मटेरियल उस पैटर्न को फ्रीज कर देता है। हाँ, वो मटेरियल उस जटिल पैटर्न को अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आए बदलाव के रूप में हमेशा के लिए जमा देता है। और जब आपको वो डेटा वापस पढ़ना होता है, तो क्या हम वापस लेजर डालते हैं? हाँ, आपको बस वही ओरिजिनल रेफरेंस बीम उसी एंगल और उसी वेवलेंथ से उस माध्यम पर डालनी होती है और वो सिग्नल बीम वाले डेटा को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। यहीं पर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ब्रैग कंडीशन। जी, ब्रैग कंडीशन। जहां तक मैं समझ पाई हूं ये मल्टीप्लेक्सिंग का आधार है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? ब्रैग कंडीशन को आप एक बहुत ही सख्त ज्योमेट्रिकल नियम की तरह समझ सकते हैं। ये कहता है कि कोई भी होलोग्राम केवल तभी पढ़ा जा सकता है जब रेफरेंस बीम बिल्कुल उसी एंगल और उसी वेवलेंथ से आए जिस एंगल से उसे रिकॉर्ड किया गया था। मतलब अगर थोड़ा सा भी एंगल बदल गया तो? अगर आप एंगल में 1 डिग्री के 1000वें हिस्से का भी बदलाव कर दें तो पुराना होलोग्राम गायब हो जाएगा। वाओ! और आप उसी भौतिक जगह पर एक बिल्कुल नया होलोग्राम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओ, तो इसका मतलब है कि हम उसी एक 3D स्क्वायर के अंदर सिर्फ लेजर का एंगल थोड़ा सा बदलकर एक के ऊपर एक हजारों अलग-अलग डेटा पैकेट्स रख सकते हैं। ठीक यही मल्टीप्लेक्सिंग है और इसी वजह से इसकी डेटा डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है। एक साधारण 5.25 इंच की डिस्क में 1.6 टेराबाइट से ज्यादा डेटा आ सकता है। सिर्फ एक छोटी सी डिस्क में? हाँ, और क्योंकि हम एक-एक बिट पढ़ने के बजाय एक साथ पूरा होलोग्राम यानी लाखों बिट्स पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसफर रेट 1 गीगाबिट प्रति सेकंड से भी ऊपर चली जाती है। ये तो हुई पारंपरिक होलोग्राफिक स्टोरेज की बात। लेकिन जो रिसर्च पेपर्स हम खंगाल रहे हैं, उनमें 2026 की फुजियान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च सबसे अलग नजर आती है। हाँ, प्रोफेसर ज़ियाओडी टैन की रिसर्च
बिल्कुल। उनकी टीम ने डेटा डेंसिटी को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने सिर्फ लाइट की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बजाय 3 प्रॉपर्टीज को एक साथ मिला दिया, एम्पलीट्यूड, फेज और पोलराइजेशन। देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल एनकोडिंग इस सदी के ऑप्टिकल फिजिक्स के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू में से एक है। मैं भी यही सोच रही थी। आमतौर पर लाइट की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड का मतलब है कि रोशनी कितनी तेज है, लेकिन फेज और पोलराइजेशन थोड़ा अलग काम करते हैं। कैसे? रोशनी को एक लहर की तरह सोचिए। फेज का मतलब है कि वो लहर किस समय और किस पॉइंट से शुरू हो रही है, और पोलराइजेशन ये तय करता है कि वो लहर किस दिशा में वाइब्रेट कर रही है, मतलब ऊपर नीचे या दाएं बाएं। और डेटा एनकोड करने के लिए उन्होंने एक सिंगल SLM यानी स्पेशल लाइट मॉड्यूलेटर का उपयोग करके डबल फेज होलोग्राम स्ट्रैटेजी बनाई। जी अगर मैं इसे श्रोताओं के लिए सरल करूं तो SLM एक तरह का डिजिटल पर्दा है जो रोशनी को अपने हिसाब से मोड़ या बदल सकता है ना? हाँ, और इस टीम की खूबी ये थी कि उन्होंने एक ही पिक्सल के अंदर एम्पलीट्यूड, फेज और पोलराइजेशन को इस तरह से ट्यून किया कि उन्हें प्रति पिक्सल 27 अलग-अलग संभावित स्टेट्स मिल गईं। 27? सामान्य बाइनरी में तो एक पिक्सल या तो 0 होता है या 1। बिल्कुल, यहाँ एक पिक्सल 27 अलग-अलग अक्षर पढ़ सकता है। इससे पूरी डेटा डेंसिटी सीधे 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल नजर आ रहा है। बताइए। अगर हम रोशनी की इतनी जटिल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ही पिक्सल में 27 स्टेट्स ठूस रहे हैं, तो क्या हम सिस्टम में नॉइज को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे? मेरा मतलब है, जब हम इसे वापस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे कैमरे तो सिर्फ रोशनी की तीव्रता यानी इंटेंसिटी देखते हैं। वे फेज या पोलराइजेशन कैसे पढ़ेंगे? ये तो बहुत ही महंगा और लगभग असंभव काम लगता है। आपका ये संदेह बिल्कुल जायज है, और दरअसल यही वो ऐतिहासिक दीवार थी जिसने होलोग्राफिक स्टोरेज को कमर्शियल होने से इतने दशकों तक रोक रखा था। अच्छा। हाँ, पारंपरिक रूप से फेज और पोलराइजेशन को पढ़ने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सेटअप नाम की मशीनों की आवश्यकता होती थी। ये बेहद महंगी, जटिल और नाजुक होती हैं। थोड़ा सा भी कंपन हुआ और आपका पूरा डेटा करप्ट हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान किसी नए और सस्ते कैमरे ने नहीं निकाला? नहीं, इसका समाधान हार्डवेयर की दुनिया में था ही नहीं। फिर कहाँ था? इसका समाधान सॉफ्टवेयर ने, और सटीक रूप से कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने निकाला। चीनी शोधकर्ताओं ने हार्डवेयर की इस जटिलता को बाईपास करने के लिए ट्राई डिकोड नेट नाम का एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया। एक मिनट, तो AI रोशनी के फेज और पोलराइजेशन को पढ़ रहा है। ये कैसे संभव है जब कैमरा उन्हें देख ही नहीं सकता? यहीं पर न्यूरल नेटवर्क्स का जादू काम आता है। कैमरा केवल रोशनी की तीव्रता की तस्वीर लेता है, एक बिना किसी फिल्टर के और एक वर्टिकल पोलराइजर के साथ। ओके। ये तस्वीरें इंसान या किसी आम सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ एक धुंधले, नॉइजी पैटर्न जैसी दिखती हैं, लेकिन ट्राइडिकोड नेट को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वह उस तीव्रता के पैटर्न में छिपे हुए फेज और पोलराइजेशन के सुरागों को पहचान लेता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, हाँ, बताइए। ये ऐसा है जैसे आप किसी सीक्रेट एजेंट को एक सामान्य सी दिखने वाली पेंटिंग दें। आम आंखों को सिर्फ वो पेंटिंग और उसके रंग दिखेंगे, लेकिन उस एजेंट यानी हमारे AI को पता है कि आर्टिस्ट ने ब्रश के जो स्ट्रोक्स लगाए हैं उनकी मोटाई और दिशा में एक खुफिया कोड छिपा है। वो सिर्फ ऊपर के रंगों को देखकर अंदर का पूरा मैसेज डिकोड कर लेता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। कैमरा जैसे नॉइस समझकर इग्नोर कर देता है, AI उसी नॉइस के अंदर के पैटर्न्स को समझकर 3D डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिस चीज के लिए पहले लाखों डॉलर के लेजर और लेंस चाहिए थे, वो काम अब एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम कर रहा है। बिल्कुल। स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है, जेनेटिक एल्गोरिदम्स। मार्च 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इन शोधकर्ताओं ने AI को और बेहतर बनाने के लिए फेज एनकोडिंग में असमान अंतराल यानी अनइक्वल इंटरवल का उपयोग किया, जैसे कि 0, फिर 43 और 128। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसे ऐसे समझिए, अगर आप 0 से 255 के स्केल पर डेटा एनकोड कर रहे हैं और आप समान अंतराल रखते हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, हाँ, तो जब रोशनी में थोड़ा भी नॉइज आता है तो 10 आसानी से 11 या 12 लग सकता है, और सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि असली डेटा क्या था। इसे बिट एरर रेट का बढ़ना कहते हैं। ओह, तो जेनेटिक एल्गोरिदम ने ये पता लगाया कि अगर हम स्टेट्स को असमान रूप से दूर दूर रखें, जैसे 0,
फिर सीधा 43 और फिर 128। तो नॉइस के बावजूद डेटा के आपस में टकराने या कंफ्यूज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। इन असमान अंतरालों ने बिट एरर रेट को इतनी भारी मात्रा में कम कर दिया कि अब ये तकनीक एंटरप्राइज लेवल की विश्वसनीयता तक पहुंच गई है। एआई के बिना इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन सोचना भी नामुमकिन था। चलिए, अब जब हमने ये समझ लिया है कि डेटा को लिखने के लिए हम लाइट का उपयोग कर रहे हैं और पढ़ने के लिए एआई का, तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो 3D शतरंज का बोर्ड आखिर बना किस चीज का है। मटीरियल साइंस ही तय करेगा कि ये तकनीक असल दुनिया में टिकेगी या नहीं। और मटेरियल साइंस में जो सबसे आशाजनक नाम उभर कर आया है वो है PQPMMA, फोटोपॉलीमर। ये एक तरह का विशेष प्लास्टिक है जो रोशनी पड़ने पर अपनी रासायनिक संरचना बदल लेता है। मतलब सिकुड़ना। जब लेजर इस पर पड़ती है तो रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये सिकुड़ने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और अगर मटेरियल सिकुड़ गया तो अंदर का 3D डेटा या इंटरफेरेंस पैटर्न तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा ना। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन अगस्त 2025 में शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स एंड फाइन मैकेनिक्स, जिसे संक्षेप में SIOM कहते हैं, उन्होंने नैनो पार्टिकल डोपिंग के जरिए इस समस्या को सुलझा लिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने इस पॉलीमर में 1 से 2 नैनोमीटर आकार के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल्स मिला दिए। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स असल में पॉलीमर को सिकुड़ने से कैसे रोकते हैं? जब आप ये नैनो पार्टिकल्स मिलाते हैं तो वे पॉलीमर की चेन के बीच में जाकर एक तरह का क्रॉस लिंकिंग या रासायनिक ढांचा बना लेते हैं। वे मटेरियल को अंदर से इतना स्थिर कर देते हैं कि लेजर पड़ने पर भी वह अपनी जगह से नहीं हिलता। वाओ! इस एक कदम से 2 बहुत बड़े बदलाव आए। पहला, मटेरियल की फोटो सेंसिटिविटी 5.5 गुना बढ़ गई, यानी अब वो रोशनी को लेकर ज्यादा संवेदनशील है। और दूसरा, वॉल्यूम श्रिंकेज 4 गुना कम हो गया। इसके अलावा स्रोत बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स यूवी रेडिएशन से होने वाले नुकसान को भी सोख लेते हैं। जी। इसका मतलब है कि ये रिकॉर्डिंग मीडिया आउटर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स या बहुत अधिक ऊंचाई वाले डेटा सेंटर्स में भी सुरक्षित रह सकता है, जहां कॉस्मिक किरणें आम हार्ड ड्राइव्स को नष्ट कर देती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनकी उम्र 50 से 100 साल तक आंकी गई है। और सिर्फ उम्र ही नहीं, क्षमता भी देखिए। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अन्य शोध में शंघाई की एक यूनिवर्सिटी और इसी SIOM संस्थान ने डुअल बीम राइटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक 3D नैनो स्केल ऑप्टिकल डिस्क बनाने का दावा किया है। इसकी क्षमता पेटाबिट स्तर की है। पेटाबिट मतलब अगर हम एक आम DVD के आकार की डिस्क लें तो उसमें 10,000 ब्लू-रे डिस्क के बराबर का डेटा आ सकता है। हाँ, ये मटेरियल साइंस की चरम सीमा है। लेकिन यहाँ मैं फिर से थोड़ा संदेह जताना चाहूँगी। 100 साल की उम्र और 10,000 ब्लू-रे डिस्क का डेटा सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये तकनीक सिर्फ उन पुराने आर्काइव्स के लिए है जिन्हें हम ताले में बंद करके भूल जाना चाहते हैं? क्या रोजमर्रा के तेज इंटरनेट इस्तेमाल के लिए ये व्यवहारिक है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और ये हमें सीधे उन जगहों पर ले जाता है जहां इस तकनीक का वास्तविक उपयोग होने वाला है, यानी बड़े पैमाने के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ बंद आर्काइव्स के लिए नहीं है, बल्कि कोल्ड और वार्म स्टोरेज के लिए एकदम सही है। हाँ, हमारे पास चीन के ईस्टर्न डेटा वेस्टर्न कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा है। चीन हर साल लगभग $63 बिलियन खर्च करके पश्चिमी चीन में विशाल कंप्यूटिंग हब बना रहा है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि पूर्वी तटीय शहरों जैसे शंघाई और बीजिंग में ऊर्जा बहुत महंगी है और जगह कम है, इसलिए वे अपना सारा डेटा प्रोसेस करने के लिए पश्चिमी इलाकों में भेज रहे हैं जहां सस्ती रिन्यूएबल ऊर्जा उपलब्ध है। और यहीं पर होलोग्राफिक मेमोरी की पैसिव प्रकृति सबसे अहम हो जाती है। पैसिव प्रकृति? हाँ, आम डेटा सेंटर्स में लाखों स्पिनिंग हार्ड डिस्क्स होती हैं जो 24 घंटे घूमती रहती हैं और भारी मात्रा में बिजली और कूलिंग खाती हैं। लेकिन होलोग्राफिक पॉलीमर पैसिव होता है। डेटा लिखने के बाद जब तक आप उस पर दोबारा लेजर नहीं डालते, वो शून्य ऊर्जा की खपत करता है। और क्योंकि इसकी उम्र 50 से 100 साल है, तो डेटा माइग्रेशन का पूरा सिरदर्द ही खत्म हो जाता है। कंपनियों को हर 5 से 7 साल में पुरानी हार्ड ड्राइव से नई ड्राइव्स में डेटा ट्रांसफर करने पर जो करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, वो बच जाता है। इसके अलावा स्रोत चीन के भविष्य के 6G नेटवर्क में भी होलोग्राफिक स्टोरेज की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। 6G नेटवर्क और ऑटोनोमस गाड़ियां। लेकिन गाड़ियों में होलोग्राफिक स्टोरेज का क्या काम?
इसे एज स्टोरेज कहते हैं। भविष्य के 6G सक्षम स्मार्ट शहरों में ऑटोनमस गाड़ियां और सड़क किनारे लगे सेंसर्स हर सेकंड टेराबाइट्स का पर्यावरणीय डेटा जनरेट करेंगे। सही बात है। आप हर मिलीसेकंड उस सारे डेटा को क्लाउड पर नहीं भेज सकते, बैंडविड्थ चोक हो जाएगी। इसलिए आपको उस डेटा को वहीं सड़क किनारे के लोकल सर्वर्स पर कैश करना होगा। होलोग्राफिक मेमोरी अपनी 20 गीगाबिट्स प्रति सेकंड की भारी थ्रूपुट रेट के कारण इस तरह के काम के लिए सबसे उपयुक्त मानी जा रही है। खैर, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि तकनीक पूरी तरह तैयार है, सरकारी योजनाएं, AI कोडिंग, मटेरियल साइंस, सब कुछ कागजों पर बहुत शानदार लग रहा है। लेकिन अगर हम व्यावसायिक हकीकत की बात करें तो क्या तस्वीर इतनी ही साफ है? अगर ये इतना ही क्रांतिकारी है तो ये ड्राइव्स अभी बाजार में क्यों नहीं है? स्टोरेज मार्केट 2025 में लगभग $2.4 बिलियन का है और 2035 तक इसके $12.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब 17.9% की ग्रोथ रेट। जी, और चीन 34% के साथ सबसे तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिस्पर्धा भी तो वैश्विक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट सिलिका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां वे डेटा स्टोर करने के लिए क्वार्ट्ज ग्लास का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर यूके की कंपनी होलोमेम मौजूदा टेप लाइब्रेरी सिस्टम्स के साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देने पर काम कर रही है, ताकि कंपनियों को अपना पुराना हार्डवेयर ना फेंकना पड़े। बिल्कुल। अगर हम चीन के आंतरिक कॉर्पोरेट बाजार को देखें तो वो काफी बटा हुआ है। माइक्रो क्लाउड होलोग्राम जैसी कुछ कंपनियां क्वांटम और विजुअल होलोग्राफी पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अच्छा। हाँ, वे ग्रोवर एल्गोरिथम का उपयोग करके नेक्स्ट जनरेशन आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रही हैं, जिससे उन्हें $56.5 मिलियन का रेवेन्यू भी मिला है। और दूसरी तरफ सुजोन नांजी जैसी कंपनियां हैं जो स्टोरेज ड्राइव्स बनाने के बजाय सिर्फ कच्चा माल जैसे लिथियम नायोबेट क्रिस्टल सप्लाई करने पर फोकस कर रही हैं। लेकिन देखिए, जब हम इन कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स को गहराई से पढ़ते हैं तो एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आता है, एमेथिज्म स्टोरेज का, जिसे जीजिंग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये मामला पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स में दर्ज तथ्यों पर ही बात कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। 2023 में इस कंपनी को शंघाई के स्टार मार्केट से डीलिस्ट कर दिया गया था। जी। उन पर आरोप साबित हुए कि उन्होंने अपने रेवेन्यू को फर्जी तरीके से बढ़ाकर दिखाया था। कंपनी पर 37 मिलियन RMB का जुर्माना लगा और प्रबंधन टीम के प्रमुख झिंग मू को 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये कानूनी कार्रवाई दर्शाती है कि शानदार लैब रिसर्च और एक असल कमर्शियल प्रोडक्ट के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। निवेशकों का दबाव अक्सर कंपनियों को ऐसे दावे करने पर मजबूर कर देता है जो वैज्ञानिक रूप से अभी लैब के बाहर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस फ्रॉड केस के बाद एक स्वाभाविक से सवाल मेरे दिमाग में आता है। ऑप्टिका और नेचर जैसी पत्रिकाओं में छपे इन सभी शानदार रिसर्च पेपर्स को देखते हुए क्या वर्तमान में ये तकनीक वास्तव में हमारी साधारण सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSD को टक्कर दे सकती है? अगर हम आज की हकीकत की बात करें तो नहीं। ऐसा क्यों? हमें ये समझना होगा कि चीन में होलोग्राफिक स्टोरेज पर हो रहा अधिकांश काम अभी भी प्रोटोटाइप स्तर पर है। हमारे मौजूदा SSDs और हार्ड ड्राइव्स बाजार में कई दशकों से हैं और वे बेहद मैच्योर और सस्ते हो चुके हैं। होलोग्राफिक स्टोरेज को इस स्तर की कमर्शियल विश्वसनीयता और मास प्रोडक्शन तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटे, होलोग्राफिक डेटा स्टोरेज ने लेजर और ऑप्टिक्स की एक शुद्ध भौतिक समस्या से निकलकर एक लंबा सफर तय किया है। 2D सतह से पूरे 3D आयतन तक जाना, फेज और पोलराइजेशन जैसी रोशनी की जटिल प्रॉपर्टीज का उपयोग करना, और फिर उस भारी भरकम हार्डवेयर को हटाकर हार्डवेयर को हटाकर AI जैसे ट्राई डिकोड नेट की मदद से उस डेटा को डिकोड करना। ये सब विज्ञान की एक अद्भुत छलांग है। साथ ही नैनो पार्टिकल्स के जरिए मटेरियल की उम्र 100 साल तक बढ़ाना इसे भविष्य के 6G नेटवर्क और बड़े आर्काइव्स के लिए तैयार कर रहा है। भले ही कमर्शियल बाजार में अभी चुनौतियां हैं और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस तकनीक का बुनियादी विज्ञान बहुत ठोस है। जब डेटा सेंटर ऊर्जा संकट के कारण चरमराने लगेंगे, तब ये 3D ऑप्टिकल तकनीक ही आगे का रास्ता दिखाएगी। लेकिन देखिए, इस पूरी चर्चा के दौरान इन तकनीकी दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक विचार लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। हमने बात की कि ये नैनोस्केल क्रिस्टल इतने स्थायी हैं कि इनमें रखा डेटा 100 साल तक सुरक्षित रह सकता है। हाँ, मटेरियल साइंस ने तो ये साबित कर दिया है। और हमने ये भी देखा कि इस डेटा को डिकोड करने के लिए पुराने हार्डवेयर काम नहीं आते। हमें एक विशेष AI मॉडल जैसे ट्राई डिकोड नेट की सख्त जरूरत है। अगर हम सोचें,
80 या 100 साल बाद वो क्रिस्टल तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या होगा अगर वो विशेष एआई मॉडल ही गायब हो जाए या वो सॉफ्टवेयर तकनीक पूरी तरह से अप्रचलित या ऑब्सोलीट हो जाए? वाह, ये तो मटेरियल साइंस और सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के बीच का एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में भविष्य के लिए एक परफेक्ट टाइम कैप्सूल बना रहे हैं जिस पर हमने एक ऐसा डिजिटल ताला लगा दिया है जिसकी चाबी हमारी आने वाली पीढ़ियां भूल सकती हैं? डेटा तो वहीं रहेगा, लेकिन शायद उसे समझने वाला एआई वहां नहीं होगा। यह सच में सोचने वाली बात है। इसी विचार पे आप लोग भी खुद सोचिएगा कि हम भविष्य के लिए केवल डेटा नहीं बचा रहे हैं, हमें उसे पढ़ने का तरीका भी बचाना होगा।